जय हिंद। ये इकोनॉमिक्स का प्रीवियस क्वेश्चन है। हम यहाँ पे केवल टिक नहीं लगाते हैं, चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। इससे आपको माइंड में ज़्यादा दिन तक रहेगा और एग्जाम में जो नए तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उसको हैंडल कर सकते हैं। हूबहू यही क्वेश्चन अब बिल्कुल असंभव है, एग्जाम में अब नहीं पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। बोला क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। उत्पादक समझते हैं जो प्रोड्यूसर जिसको आप बोलते हैं, यानी जो उत्पादन करता है। अगर हम बात कर देते हैं कि जो उत्पादन कौन करता है, तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में बताया गया है बढ़ी। क्या बढ़ी कोई चीज़ को उत्पादन करता है, यानी कोई सामान को बनाता है? तो कहिए कि बिल्कुल बनाता है। ऐसे ये बढ़ी के पास में लकड़ी है। अब ये लकड़ी से क्या करेगा? आपको टेबल बना देगा, बेंच बना देगा, मेज बना देगा जिसको आप बोलते हैं। फिर उसके बाद में सोफा, पलंग, कुर्सी, टेबल जो बोलिए अब लकड़ी से बना देगा बढ़ी। तो क्या किसी चीज़ का ये उत्पादन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो क्योंकि हाँ, बिल्कुल कर रहा है। भिखारी को देखते हैं, क्या भिखारी किसी चीज़ का उत्पादन कर रहा है? हम इकोनॉमिक्स के सेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी चीज़ का ये उत्पादन कर रहा है? नहीं। जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में, तीनों में जो आता है, किसी क्षेत्र में ये आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये उत्पादक है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी खत्म हो गया। ठग, क्या किसी चीज़ का ये उत्पादन कर रहा है? नहीं। ना ही ये किसी चीज़ का उत्पादन कर रहा है, ना ही सेवा दे रहा है। शराबी, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोला क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन पूंजी है। पूंजी मतलब समझते हैं जो किसी चीज़ का उत्पादन कर सकता है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में उसको प्रोड्यूस कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। फटा हुआ वस्त्र, क्या फटा हुआ वस्त्र किसी चीज़ का उत्पादन करेगा? नहीं। बिना व्यवहार में लाई जाने वाली मशीन, यानी व्यवहार में नहीं उसको लाना, यानी बोले तो खराब मशीन, क्या उस चीज़ का उत्पादन करेगा? नहीं करेगा। किसान का हल, बिल्कुल किसान का हल बिल्कुल करेगा। कैसे? जैसे में किसान का हल, खेत को आप जोत दिए, खेत को जोतने के बाद में क्या होगा? आप बीज डालेंगे, बीज डालेंगे तो वो फसल क्या हो जाएगा? फिर बड़ा होगा। अब बड़ा होकर के फिर किस चीज़ का क्या करेगा? गेहूँ, धान, ये सब वगैरह, मक्का, प्याज, ये सब क्या होगा? चीज़ का उत्पादन कर दिया। तो क्या ये है ना पूंजी? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? पूंजी है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चल पूंजी है। अब देखिएगा, दो चीज़ यहाँ पे टर्म होता है, इस चीज़ को पहले समझना है। एक होता है फिक्स्ड, फिक्स्ड कैपिटल, और एक होता है जिसको आप लोग बोलते हैं अस्थाई पूंजी, अस्थाई पूंजी। और एक क्या होता है? वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। देखिएगा, दोनों की अगर हम बात कर देते हैं, जिसको आप बोलते हैं चल पूंजी, देखिएगा दोनों में डिफरेंस है। इसको वीडियो को पॉज कीजिएगा और लिखते चलिएगा, ठीक है। देखिएगा, हम बताते क्या हैं, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है कि वैसा साधन जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। एकदम सिंपल सी बात है। बार बार क्या करेंगे? यूज करेंगे। वो सभी के सभी इसमें जो आएगा वो फिक्स्ड कैपिटल में आ जाएगा। और वैसा साधन जिसका हम सिर्फ एक बार यूज करेंगे, यानी सिर्फ एक बार यूज करेंगे, एक बार क्या करेंगे? यूज करेंगे, यानी फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो देखिएगा, जो इसका हम बार बार यूज करेंगे वो क्या कहलाएगा? तो कहिए कि जिसका हम बार बार यूज करेंगे ना, तो वो कहलाएगा क्या आपका? तो कहिए कि फिक्स्ड कैपिटल यानी अस्थाई पूंजी। तो जैसे में देख लेते हैं, तो जैसे में हम किस किस का बार बार उपयोग करेंगे। आपके पास ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर का काम क्या है? खेत को जोतना। तो वो क्या एक बार जोता जाएगा कि बार बार? तो ये बार बार। तो ट्रैक्टर, ठीक है। आपके पास में कोई कपड़ा बुनने की मशीन है, तो क्या एक बार बुनिएगा या बार बार? ठीक है, बार बार। कोई मशीन, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, और आदि और भी है चीज़, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ है, बहुत सारी चीज़ है। अब हम बात कर देते हैं ये चल पूंजी की। चल पूंजी क्या होता है? जिसका हम सिर्फ एक बार यूज करते हैं। तो जैसे में, तो जैसे में की अगर हम बात करते हैं, जैसे में आपके पास में पानी है, तो पानी से आपने खेत को पटा दिया, तो वो पानी खत्म हो गया कि नहीं? तो वो है वर्किंग कैपिटल। आपके पास में कोई बीज है, ठीक है, बीज को बून दिया, ठीक है, उसके बाद में वो अंकुरित होगा, फिर उसके बाद वो खत्म किस्म, फिर उसके बाद में आप क्या उसका दोबारा यूज करेंगे? नहीं। तो ये भी खत्म हो गया।
आदि और भी चीज़ ऐसा है, ऐसा नहीं कि ये 2 चीज़ है और भी। तो अब यहाँ तो समझ में आ गया। अब देखिएगा बोला क्या गया है, कहाँ पे गया कि निम्नलिखित में से कौन चल पूंजी है। तो चल पूंजी है, अभी हमने देखा चल पूंजी बोले तो जिसका हम सिर्फ एक बार यूज करेंगे, ठीक है। चल पूंजी जिसका हम सिर्फ एक बार यूज करेंगे। तो हर बैल को हम एक बार यूज करेंगे जी, नहीं कई बार यूज कर सकते हैं। तो ये तो खत्म हो गया। ट्रैक्टर को क्या सिर्फ हम एक बार यूज करेंगे, नहीं ये भी खत्म हो गया। खाद बीज, क्या खाद बीज को हम सिर्फ एक बार यूज करेंगे, तो देखिए हाँ बिल्कुल, इसमें अभी आप खाद भी लिख लीजिए, यहाँ पे हम खाद भी लिख लेते हैं। क्या एक बार यूज करेंगे, बिल्कुल, उसके बाद तो वो खत्म हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बोला क्या गया कि उत्पादन के साधनों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए उत्पादन के साधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा गया, तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं क्या कि उत्पादन के साधन हैं कौन कौन। सबसे पहले की अगर हम बात कर देते हैं तो सबसे पहला आपको कोई भी चीज़ आप उत्पादन करना चाहते हैं, यानी कोई फैक्ट्री आप बनाना चाहते हैं, कोई चीज़ बिस्किट की फैक्ट्री या कोई भी चीज़ की फैक्ट्री आप बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लैंड का एक्वायर करना पड़ेगा। उसके लिए आप यानी भूमि को आपको सबसे पहले अधिग्रहण करना पड़ेगा, या तो आप किराए पर लीजिए या तो अपना खुद का है तो वो उस पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपको प्रायोरिटी भूमि होगा। फिर उसके बाद में आप लोगों को इकट्ठा कीजिएगा ना, क्योंकि आप फैक्ट्री जब स्थापित कर रहे हैं तो अकेले खुद से काम होगा नहीं, तो उसके लिए श्रम। फिर उसके बाद में क्या ये सब चीज़ करने के लिए आप बिना पैसा का कर सकते हैं, तो नहीं, तो उसके लिए आपको पूंजी भी चाहिए। और एक और चीज़ होता है, इसको बोलते हैं इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप मतलब होता है साहसी, यानी साहसी जानते हैं किसको कहते हैं, साहसी उसको कहते हैं जोखिम उठाने वाले को। यानी जोखिम उठाने वाले जो होता है, जैसे में अब हो सकता है कि आपने फैक्ट्री लगाया, वो फैक्ट्री घाटा चल गया या वो फैक्ट्री नहीं चल पाया, तो आप उतना सहन करने की शक्ति आप में है कि नहीं है। इन्हें कि लगाया वो लगाए वो फैक्ट्री खत्म हो गया, आप फांसी लगा लिए, तो वो यही होता है साहसी। अगर घाटा भी जाए तो आप उसको सहन कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं इंटरप्रेन्योरशिप, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये सभी के सभी जो होते हैं उत्पादन के ये प्रमुख साधन है आपके पास में, ठीक है। ये है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आपको लैंड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में लेबर हो गया, फिर उसके बाद में कैपिटल हो गया, फिर उसके बाद में आपको इंटरप्रेन्योरशिप हो गया, जिसको आप साहसी बोलते हैं। जोखिम उठाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसको हम लोग साहसी बोलते हैं, ठीक है। तो अब बताइए कि कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपको देखिएगा चारों ऑप्शन दे दिया है, तो कौन है सबसे पहला, भूमि, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बोला क्या गया कि खाद्य सुरक्षा अभिप्राय, यानी खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय है। तो खाद्य सुरक्षा, जैसे में खाद्य सुरक्षा भारत सरकार के द्वारा जो लाया गया था, तो उसको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भी लाया गया था, ठीक है। 1974 के आसपास की बात है। तो उसका कहने का मतलब क्या था, उसका कहने का मतलब यह था ना कि जो खाद्यान्न वाली चीज़ें हैं उसको लोगों तक पहुंच होना चाहिए, ठीक है। और पहुंच कैसे होगा, जब आपके पास में उपलब्ध होगा तो ना, यानी उपलब्धता भी होना चाहिए। और उसके बाद में क्या होता है कि अब ऐसा नहीं कि खाद्यान्न आपने लेकर के आया हमारे तक पहुंच गया, ठीक है, लेकिन हमें खरीदने की शक्ति भी नहीं है, इतना महंगा है, तो वो खाद्यान्न की श्रेणी के अंतर्गत में नहीं आएगा, खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत में नहीं आएगा, ठीक है। तो वो क्या 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 हो जाएगा, ऑप्शन पर चलते हैं। खाद्यान्न तक लोगों की पहुंच, बिल्कुल। खाद्यान्न की उपलब्धता, यस, अभी हमने देखा। खाद्यान्न क्रय करने की क्षमता, हमें खरीदने की शक्ति भी तो होना चाहिए, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या मारिएगा, 4, ठीक है। चलिए आगे बोला क्या है, निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है, यानी भूमि जो है उसकी विशेषता क्या है, भूमि का विशेषता क्या है, ठीक है। भूमि नाशवान, आगे देखते हैं ऑप्शन पर। भूमि में समान उर्वरता, आगे देखते हैं। भूमि में गतिशीलता का अभाव, देखिएगा बोला क्या गया है कि निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है, यानी भूमि की विशेषता क्या है। तो अब तीसरा ऑप्शन पर जब देख रहे हैं कि भूमि में गतिशीलता का अभाव, क्या भूमि जो है आपके पास में खेत है, मान लीजिए 1 बीघा खेत है, तो क्या वो गति कर रहा है, क्या आज यहाँ पे है तो कल 2 साल के बाद वो वहाँ पे उठ के चला जाएगा, नहीं, ठीक है। भूमि की विशेषता क्या है, तो भूमि में गतिशीलता का अभाव होता है, ठीक है, ये गतिशील नहीं करता है, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक।
बोला क्या गया कि उत्पादन का साधन है। अच्छा, उत्पादन का साधन की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो उत्पादन का साधन क्या क्या है, अब देखते हैं ऑप्शन पर हम। उत्पादन जैसे में कोई चीज आप करते हैं, ठीक है, तो उत्पादन आप कैसे करेंगे। अभी हमने बताया कि उत्पादन करने के लिए 4 गो प्रमुख आपको होना चाहिए। पहला आपका भूमि होना चाहिए, फिर उसके बाद में आपके पास में श्रम होना चाहिए, फिर उसके बाद में आपको पूंजी होना चाहिए, फिर उसके बाद में आपका क्या होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको आप साहसी बोलते हैं, ठीक है, ये होना चाहिए। तभी आप किसी चीज़ का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा, उत्पादन का साधन कौन कौन है, ये 4 गो आपको प्रमुख ये पिलर है। क्या वितरण, नहीं। विनिमय, विनिमय मतलब तो एक्सचेंज करना होता है ना, ये भी खत्म। उपभोग, ये उपभोग क्या ये साधन है, नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम को वहन करता है उसे क्या बोलता है। अभी हमने देखा एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप को हिंदी में क्या बोलते हैं, साहसी। अभी हमने देखा ना, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, व्यवस्थापक, नहीं। पूंजीपति, नहीं। साहसी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहना, यानी गरीबी रेखा के नीचे रहना, ये ऑप्शन है, वो देखिएगा। अमीरी का घोतक है, नहीं। गरीबी का सूचक है, एक आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। बाढ़ से राज्य में बर्बादी होती है, किसी भी राज्य में जब बाढ़ आ गई तो क्या होता है, बहुत सारी चीजों का हानि होता है। फसल की बर्बादी होती है, मनुष्य की क्षति होता है, मवेशी इधर से उधर चले जाते हैं, आवास जो होते हैं टूट जाते हैं, बहुत सारे चीज, जन धन सबकी संपत्ति होती है, सब संपत्ति की क्या होती है, हानि होती है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन पर, फसल की हानि होगी, बिल्कुल होगी। मनुष्य व मवेशियों की हानि बिल्कुल होगी, आवास की हानि बिल्कुल होगी। तो क्या मारिएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बिहार वासियों का जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है, यानी बिहार के लोग जीवन निर्वाह के लिए क्या करते हैं, तो वो कृषि करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न के स्रोत है, खाद्यान्न यानी खाने वाली चीजें के स्रोत है, ठीक है। तो गहन खेती, गहन खेती समझते हैं, यानी छोटी सी भूमि पर कई तरह के आपको बीजों का उत्पादन करना, यानी छोटी सी भूमि पर कई तरह के बीजों, विभिन्न तरह के बीजों का क्या करना, उत्पादन करना, यानी फसलों का उत्पादन करना, ठीक है। आपको यूरिया व खाद वगैरह मतलब किसी चीज की मदद से, तो ये उसको बोलते हैं गहन खेती। तो ये भी है। आयात नीति, आपके पास में जैसे में कोई चीज की कमी होती है भारत सरकार तो वो आयात करती है, तो ये भी है। भंडारण, जैसे में फसाई की बात करते हैं, एफसीआई की बात कर देते हैं, तो एफसीआई क्या करती है, चीजों को, अनाज वगैरह होता है उसे इकट्ठा करती है, ठीक है। तो ये भी भंडारण की भी सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय में, नेशनल इनकम की अगर बात किया जा रहा है, कृषि का योगदान कितना है। अच्छा, अगर हम देखते हैं कि देखिएगा, अगर प्राइमरी सेक्टर की अगर बात कर देते हैं, अगर ये तो 2010 का पूछा गया है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। सेकेंडरी सेक्टर की बात कर देते हैं और टर्शियरी सेक्टर की बात कर देते हैं। तो अगर हम जीडीपी में योगदान की अगर हम बात कर देते हैं, ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर में जो कृषि, प्राइमरी सेक्टर की अगर बात कर देते हैं, अच्छा एक बार बताइएगा, ये कृषि है तो कृषि कौन सा सेक्टर में आएगा, प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, या आपको सेकेंडरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में आपको क्या आ जाते हैं, कृषि आ जाते हैं और मत्स्य पालन आ जाते हैं। तो कृषि किस में आ जाएगा, तो कहिए कि आपको प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में चीज़ों को निर्माण करना, जैसे में आपने गेहूं का उत्पादन किया और उस गेहूं से कोई कंपनी जो है बिस्किट बना रही है, तो वो किस में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। और वो बिस्किट को कोई कुरियर वाला या कोई भी व्यक्ति वो क्या कर रहा है, दुकान दुकान पहुंचा रहा है, तो टर्शियरी सेक्टर में आ गया, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जी बिल्कुल आ गया। या टर्शियरी सेक्टर में आप देखिएगा, कोई टीचर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई चाकरी कर रहा है, कोई बस है का ड्राइवर है, कोई होटल खोल के बैठे हुए हैं, कोई टेम्पो ड्राइवर है, कोई भी, ये सभी के सभी किस में आते हैं, तो टर्शियरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का योगदान कितना है, अभी अभी फिलहाल की बात कर रहे हैं 2024-25 डेटा के अनुसार में, तो 19.7%। देखिएगा, ये पूछा जाता है इस तरीके से क्वेश्चन, आपको इसको ओठस्ट होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है।
सेकेंडरी सेक्टर की अगर बात कर देते हैं तो 25.3% यानी जीडीपी में ये योगदान देता है, ठीक है। और टर्शियरी सेक्टर यानी सबसे ज़्यादा जो जीडीपी में योगदान देता है वो टर्शियरी सेक्टर है। वो कौन है भारत में? तो वो है 55% है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। तो 2010 का पूछा गया था तो ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृषि, तो कृषि किस में आ जाएगा? प्राइमरी सेक्टर। तो 19.7 लगभग 20 के आसपास में, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं कृषि और उद्योग। अभी हमने देखा कि जैसे में आपने गेहूं का उत्पादन किया, अब गेहूं का जब उत्पादन किया तो कोई उद्योग है यानी कोई फैक्ट्री है बिस्किट बनाने वाली, तो वो जब हम गेहूं देगा तब ना हम बिस्किट बनाएंगे भाई। अगर ये गेहूं देगा ही नहीं तो हम बिस्किट बनाएंगे कैसे? यानी एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। यहाँ से मांग होगा तब हम लोग गेहूं भी उत्पादन करेंगे, और यहाँ से गेहूं उत्पादन होगा तब हम यहाँ से ले भी जाएंगे और बिस्किट का उत्पादन करेंगे। यानी एक दूसरे के क्या है? पूरक है, ठीक है। यहाँ पे मांग होगा तो यहाँ पे गेहूं उत्पादन करेगा, यहाँ पे गेहूं उत्पादन होगा तब ये बिस्किट बनाएगा, यहाँ पे गेहूं उत्पादन नहीं होगा तब ये बिस्कुट नहीं बना पाएगा। समझ में आ गया? तो ये दूसरे के क्या है? पूरक है, ठीक है। चलिए बोला क्या गया है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, अच्छा ये नाबार्ड के बारे में पूछा गया है। तो देखिएगा कई बार होता है ना कि आपको नाबार्ड का पूरा नाम पूछ देता है, ठीक है, तो उसको आपको ध्यान में देखना है, ठीक है। तो देखिएगा NA से हो गया नेशनल, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल, ISD से हो गया डेवलपमेंट। इसकी स्थापना की अगर बात कर देते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना की बात कर देते हैं तो 12 जुलाई, देखिएगा एग्जैक्ट स्मॉल डेट में पूछा गया है क्वेश्चन का एग्जाम में, हमने देखा है 12 जुलाई 1982 को इसको क्या किया जाता है? स्थापना किया जाता है नाबार्ड का, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बोला क्या गया है कि फसल बीमा की अधिकतम राशि क्या है? देखिएगा फसल बीमा एक योजना लाया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर हम बात कर देते हैं तो फसल बीमा योजना आया कब था? तो ये डेट भी पूछा जाता है। तो ये आया था 13 जनवरी, ठीक है, 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाया गया था, जिसमें कई जो फसल है उस सबका अलग अलग की बातें किया जा रहा है, कितना % उसको पैसा दिया जाएगा। लेकिन अधिकतम राशि की बात कर देते हैं तो अधिकतम राशि की जिसमें बात किया गया था तो कितने हजार का कि अधिकतम राशि आपको 20,000 रुपये दिए जाएंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत में। जैसे में बाढ़ आ जाता है, अकाल आ जाता है, तो उस स्थिति में आपको 20,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कागज उद्योग को सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। अब देखिएगा जैसे ही कागज उद्योग आता है ना, तो सबसे पहले तो कागज उद्योग के बारे में जो चर्चा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले की अगर बात कर देते हैं तो 1812 ईस्वी में वेस्ट बंगाल में श्रीरामपुर में, कहाँ में? तो क्या कि श्रीरामपुर में आपको कागज मिल का स्थापना किया जाता है, बट ये क्या होता है? असफल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या कर देते हैं 1870 ईस्वी में, ठीक है, ये कहाँ में? तो कहिए कि इलाहाबाद में, इलाहाबाद में। अब ये इलाहाबाद में 1870 ईस्वी में ये सरकारी था, ठीक है, इसको स्थापना किया जाता है और ये सफल रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। फिर उसके बाद में 1925 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि उस समय तो देश आजाद नहीं हुआ, तो भारत सरकार के द्वारा क्या किया जाता है कि इसको संरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है। संरक्षण इसलिए प्रदान किया जाता है क्योंकि विदेशी जो वहाँ पे आपको विदेश में जो कागज उत्पादन हो रहे हैं, तो इसकी जो कागज उत्पादन करने की जो शक्ति है वो मार ना कर जाए, इसीलिए भारत सरकार के द्वारा इसे संरक्षण प्रदान किया जाता है और एक अधिनियम भी लाया जाता है, ठीक है, जो लागू होता है 1927 ईस्वी में। बट आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये कब प्रदान किया गया भारत सरकार के द्वारा संरक्षण? इसको 1925 ईस्वी में। और एक और है क्या कि अपर इंडिया पेपर मिल, अपर इंडिया पेपर मिल,
इसकी स्थापना की बात कर देते हैं तो 1879 ईस्वी में इसकी स्थापना किया जाता है। ये भी कागज मिल है, ठीक है, पेपर मिल तो देख ही रहे। तो इसकी स्थापना 1879 ईस्वी में किया जाता है। ये जो थी ये निजी मिल था, यानी कोई प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति का था, ठीक है, ये निजी मिल था, ठीक है, और ये भी सफल रहा था, ठीक है, और ये भी सफल रहा था। लेकिन आपसे जब एग्जाम में जब पूछे जाएंगे दोनों को दोनों दे दिया जाए तो आपको इस पे टिक लगाना है, क्योंकि ये सरकारी था और ये प्राइवेट था। अगर डेट पूछ के यानी नाम पूछ के अगर मेंशन करे तब आपको इस पे आना है, वरना नहीं। अब हम देखते हैं, ऑप्शन पर चलते हैं। पूछा क्या गया कि कागज उद्योग को सरकार द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था कब, तो हमने अभी देखा कब, तो 1925 ईस्वी में। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, तो एक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अपर इंडिया पेपर मिल, अपर इंडिया पेपर मिल कब स्थापना किया गया था, तो कहिए कि यह स्थापना किया गया था 1879 ईस्वी में। कहाँ में, तो कहिए कि ये लखनऊ में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। ये कौन सा मिल था, ये प्राइवेट मिल था। बोला क्या गया है कि उपभोक्ता उद्योग है, उपभोग जिसको हम मतलब कि उपयोग कर सकते हैं वो उद्योग है। जैसे में आप हम ऑप्शन पर जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो आप ऑप्शन नंबर 2 को देखिए, चीनी, चीनी का क्या हम उपभोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अरे खाते हैं नहीं, किसी चीज़ में शरबत घोल के पीते हैं, किसी चीज़ को मिठाई बनाना है, चाय बनाना है, बिस्किट बनाना है, वो सब में आप उपयोग कर रहे हैं यानी उपभोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला गया कि भारत के सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। देखिएगा, केवल हम यहाँ पे केवल टिक लगा करके नहीं बढ़ेंगे, हम बताना चलते हैं कि अभी तक भारत में औद्योगिक नीति की जो बात किया जा रहा है कितने बार आ चुके हैं, 6 बार आ चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं, 6 बार आ चुके हैं। तो प्रथम बार आया था कब, यहाँ फर्स्ट बार लिख देते हैं, फर्स्ट बार प्रथम बार कब आया था, तो कहिए कि 6 अप्रैल को आया था, 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को आया था। तो जानते हैं यहाँ पे तो डेट पूछा है, लेकिन ये भी पूछा जाता है कि कौन लाने वाले व्यक्ति थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कौन थे, तो क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ले थे। प्रथम औद्योगिक नीति कौन लेकर गए थे, तो क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इसमें उद्योगों को 4 वर्गों में बांटा गया, 4 सेक्टर में। कौन कौन भाई, तो पहली की बात कर देते हैं तेल, दूसरा रक्षा, फिर उसके बाद में कोयला, और फिर चौथा आपका रेल। ये 4 सेक्टर में उद्योगों को बांटा गया था। प्रथम औद्योगिक नीति आती कब है, 6 अप्रैल 1948। कौन लेकर के आते हैं, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी लेकर के आते हैं, ठीक है। अच्छा, कितने वर्गों में बांटा, 4 वर्गों में, तेल, रक्षा, कोयला और रेल, ठीक है। और इसी में प्रथम औद्योगिक नीति में ही मिक्स्ड इकोनॉमी की बात किया गया था, ठीक है। अच्छा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। अब हम बात करते हैं द्वितीय औद्योगिक नीति कब आती है। तो द्वितीय औद्योगिक नीति की बात कर देते हैं तो 30 अप्रैल, कब की बात कर देते हैं, तो 30 अप्रैल 1956 ईस्वी में द्वितीय औद्योगिक नीति आता है। अब एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि इसको लेकर के आते कौन है, तो टी कृष्णामाचारी लेकर के आते हैं, कृष्णामाचारी लेकर के आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें उद्योगों को 3 सेक्टरों में बांटा गया था, ठीक है। अच्छा, और इसमें जो लक्ष्य रखा गया था, ये लक्ष्य क्या था, तो समाजवादी पैटर्न था, ठीक है। समाजवादी पैटर्न को अपनाने की बात किया गया था, ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तृतीय औद्योगिक नीति की बात कर देते हैं तो तृतीय औद्योगिक नीति आता कब है, 1977 में आता है, ठीक है। किसकी सरकार में, तो क्योंकि मोरारजी देसाई की सरकार में। अच्छा, इसमें जो मेन फोकस यानी लक्ष्य जो रखा गया था, कुटीर उद्योग को रखा गया था। किसको, तो क्या कि कुटीर उद्योग को लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। अच्छा, चौथी औद्योगिक नीति की बात कर देते हैं तो ये 1980 में आया था। उस समय गवर्नमेंट किसकी रहेगी, तो क्या कि इंदिरा गांधी का। और इसमें जो द्वितीय औद्योगिक नीति में जो बात किया गया था, समाजवादी पैटर्न को अपनाने की बात किया जा रहा था, यहाँ पे कहाँ पे गया, इसको तृतीय औद्योगिक नीति हम कब बताएं भाई, ये ना है। ये जो देखिए, ये द्वितीय औद्योगिक नीति में नहीं लिखा गया है,
ये वाला द्वितीय औद्योगिक नीति में जो समाजवादी पैटर्न जो है, ठीक है, ये समाजवादी पैटर्न, ये यहाँ पे कंफ्यूज कर गया, यहाँ पे 3 लिख दिया था ना, तो ये 3 क्या था, तो ये 3 वर्गों में बांटा गया था, वहीं पे हम कंफ्यूज कर गए थे, ठीक है, 3 वर्गों में बांटा गया था। अब ठीक है, अब देखिएगा सर, ये 77 में तो आपको तृतीय औद्योगिक नीति आता है, और 1980 में चौथा औद्योगिक नीति आता है, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, और ये हूबहू द्वितीय वाला यहाँ पे चिपका दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सब नहीं है, आपको पहला याद करना है, दूसरा याद करना है, ये दोनों को छोड़िएगा तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मेन इम्पोर्टेंट है आपको यहाँ पे, आपको 4 तक देख दिया हमने, ठीक है। इसे थोड़ा मिटा लेते हैं, तब हम हर चीज़ों को अच्छे तरीके से बताएं, ताकि देखिएगा, अब हमने 4 तक तो बता दिया। 5वीं औद्योगिक नीति की बात कर देते हैं, तो ये 1990 में आया था, कुछ खासा इसमें नहीं किया गया था। 6ठी औद्योगिक नीति, जिसको नई औद्योगिक नीति भी कहते हैं, तो ये कब आता है, तो क्या कि 24 जुलाई, ठीक है, 1991 को आता है। इसका डेट आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें बात क्या किया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात इसमें अपनाया गया था। उसमें वित्त मंत्री कौन थे, तो वित्त मंत्री आपको मनमोहन सिंह थे, ठीक है, मनमोहन सिंह थे। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, और इन्हीं के द्वारा उस समय क्या था ना कि भारत के पास में 15 दिन के लिए भी आपको विदेशी से सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं था, 15 दिन की रिसीव बचा हुआ था, और इनके हाथ में कमान दिया जाता है, किनके हाथ में, मनमोहन सिंह के हाथ में कमान दिया जाता है, और वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। तो वो सबसे पहले औद्योगिक नीति लेकर के आते हैं, और कब लेकर के आते हैं, 24 जुलाई 1991 को लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन करते हैं। और इस समय जो लाइसेंसी राज चला आ रहा था कि किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत है, तो वो लाइसेंसी राज को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। लाइसेंसी राज को क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। कुछ सेक्टर पर पाबंदी है, जैसे में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये सब चीज़ पर आपको क्या है, पाबंदी कर दिया गया। अब बात करते हैं इस पर, बात किस पर कर रहे हैं, लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण। उदारीकरण, उदारीकरण का मत समझते हैं कि यानी हम उदार हैं, ऐसा नहीं है, और ये है प्राइवेटाइजेशन, मतलब कि सरकारी सेक्टर है उसको प्राइवेट करना, निजी हाथों में बेचना, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, यानी जो अर्थव्यवस्था है, विश्व की अर्थव्यवस्था है, उसको खोल देना, यानी विश्व के लोग आए हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ विश्व में अदर कंट्री में जाएं, ठीक है। और उदारीकरण मतलब कि आप आइए हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाइए, ऐसा नहीं कि आपको रोक टोक है, ठीक है। तो ये सभी के सभी किया गया था। तो अब हम ऑप्शन पर चलते हैं, जो मेरा को मेन क्वेश्चन पूछा गया था, ये सब चीज़ तो बता दिए ताकि आपको रिवीजन हो जाए। हमें पूछा क्या गया था कि भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई, तो कब हुई, 6 अप्रैल 1948 में। कौन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। आगे क्या बोला गया है कि आर्थिक विकास के लिए पूंजी की उपलब्धता, आर्थिक विकास यानी हमारे भारत देश की बात किया जा रहा है, पूंजी की उपलब्धता खूब है जी, नहीं है, अपर्याप्त है, यानी पूंजी उतना नहीं है, इसलिए आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही तक क्वेश्चन था, बाकी अगले दिन लेकर के आएंगे। वीडियो के बारे में बताइएगा कैसा लगता है सेशन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।